म्यूट किया नहीं हो रहा है। हो गया। ओके सर, अभी प्रेजेंटेशन 1 सेकंड में मैं अभी प्रेजेंट करूं। सबके सब आ गए ना, देख तो रहे हैं मुझे। ठीक है सर। एंटायर स्क्रीन मेरा ये है स्क्रीन। शेयरिंग हो रही है सर, आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन? ओके सर, अभी क्लियर है? लेकिन मुझे किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है। मैं हाँ, तो ठीक है सर। तो अभी कभी शुरू करने का है? बच्चे आ गए? ओके, मैं स्टार्ट कर देता हूँ फिर। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका मेरे इस ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर संबंध। आजकल आप देख रहे होंगे कि भारत और चीन का कितना इशू है। इंडिया और चाइना का जो गलवान बॉर्डर है उस पर, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक मैंने आज उठाया हूँ। वैसे तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन काफी वास्ट है। अगर आप देखने जाएंगे तो इसमें हमें पूरी दुनिया का पढ़ना पड़ता है। लेकिन पूरी दुनिया का पढ़ने के लिए हमें इसमें जो भारत से, जो इंडिया से जुड़े हुए नेशंस हैं, उनके बारे में हमें देखना होता है कि इंडिया का रिलेशन उनके साथ कैसा है, इंडिया को बेनिफिट कैसा है। एक्चुअली इस आईआर का मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको एक बता देता हूं। एक कीवर्ड है जीरो सम गेम, मतलब कुछ भी करके अपना फायदा होना चाहिए। ये आपको, अगर आप यूपीएससी क्लियर करके आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट फॉरेन सर्विस में जाएंगे, वहां पे भी आपको यही चीज बताई जाने वाली है, जीरो सम गेम, जो कि आपके इस आईआर के इंटरनेशनल रिलेशन के फर्स्ट लेक्चर से चालू होती है। जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है? किसी भी हाल में कोई भी कंट्री अपना फायदा देखता है, वो किसी और कंट्री से कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ये आईआर, यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब में पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है। कहीं पे ज्यादा पूछते हैं तो कहीं पे कम। तो ये मेरा आईआर का ये इंट्रो रहा। अब ये आईआर पढ़ते कैसे हैं, ये आईआर का जो मेरा लेक्चर चलेगा, ये आईआर का लेक्चर कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला है बायलेटरल रिलेशन। बायलेटरल रिलेशन को हिंदी में कहते हैं द्विपक्षीय संबंध। हिंदी और मराठी दोनों में द्विपक्षीय संबंध कहते हैं। मतलब दो रिलेशन के बीच में, दो कंट्री के बीच में क्या रिलेशंस है। इस बायलेटरल रिलेशन को हम आज थोड़े से वास्ट में जाके, मतलब थोड़े से डीप में जाएंगे। और बायलेटरल मतलब इंडिया और चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, मतलब हमारे जितने भी नेबरिंग हैं और जो भी वर्ल्ड के मेजर मेगा पावर हैं, मेजर कंट्री से जो मेगा पावरफुल कंट्री हैं, उनके बारे में हम लोग बायलेटरल रिलेशन में देखेंगे। सेकेंड थिंग इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा आता है? जैसे कि आप ले लीजिए यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स, फिर यूरोपियन यूनियन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बस ये इंट्रो दे रहा हूं कि आईआर पढ़ते कैसे हैं और आईआर में हम लोग क्या करने वाले हैं। ऐसा अगर देखने जाएंगे, आप अगर किसी बुक को लेके बैठेंगे तो वो आप आईआर कभी नहीं पढ़ पाएंगे। आईआर पढ़ने के लिए आपको करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीजें और एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो प्लानिंग सबसे बढ़िया है कि ये जो मैं बता रहा हूं, आप इसको अगर हो सके नोट डाउन करिए, रिकॉर्डिंग करिए, या फिर फोटो लीजिए। इसको आप अपने दिमाग में फिट कीजिए कि इसको एक एक करके हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सेकेंड स्टेप हमारा होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड स्टेप होगा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में
आप वर्ल्ड बैंक देख सकते हैं, IMF देख सकते हैं, उसके बाद आप न्यू डेवलपमेंट बैंक, कुल मिला के ये सब आपको बैंक नजर आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। लेकिन रियल में ये सब बैंक होने के बाद भी, एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी, यहाँ पे एक इंटरनेशनल रिलेशन बैठता है। वह कैसे बैठता है? एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर आपको इकोनॉमी से फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन होगा तो मैं अभी दूर किए देता हूँ। न्यू डेवलपमेंट बैंक मैंने आपको बताया एनडीबी। एनडीबी होता कैसे? जो ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्रिक्स कौन? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री ने मिलके एक बैंक बनाया है जो कि इन 5 कंट्री को जरूरत के हिसाब से लोन देगा, उनके प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देगा। अब बनाने वाला कौन है? ये 5 कंट्री, पांचों अपने अपने अलग नेशन है। इन्होंने इंटरनेशनल स्ट्रेटजी को समझते हुए बनाया है, जिससे कि वर्ल्ड बैंक और IMF की डिपेंडेंसी कम हो सके। तो कुल मिला के यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत बड़ा रोल आता है। अगला है यूनाइटेड नेशंस एजेंसी। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी एक मैंने अलग से लिया हूं, क्योंकि इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। प्री में आपको क्वेश्चन कर लेंगे कि ये भी नया इंक्लूड कंट्री कौन सा हुआ है यूएन में, और यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है या फिर यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके इलेक्शंस के बारे में, उसके मेंबर के बारे में। लेकिन अगर मेंस की टॉपिक की बात करें, यूपीएससी मेंस की टॉपिक की बात करें, तो यूनाइटेड नेशंस एजेंसी पे कैसे पूछेंगे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या रिफॉर्म होने चाहिए, और क्या आज के टाइम यूनाइटेड नेशंस की एलिजिबिलिटी, यूनाइटेड नेशंस की जो लेजिटिमेसी है वो खत्म हो गई है। इज इट लेजिटिमेसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंडेड इन दिस करंट सिनारियो इन 2020 रिलेशंस? इज इट? तो ये आपको मेंस में पूछ सकता है। इसके लिए मैंने एक अलग से टॉपिक रखा हूं, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी। नेक्स्ट इज इवेंट्स। अब यहाँ पे जो इवेंट्स आपको दिख रहा है, ये इवेंट्स करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये इवेंट्स हैं। नेक्स्ट इज मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज आपको प्री में क्वेश्चन आने वाले हैं, एक न एक तो क्वेश्चन बनते ही हैं। हर साल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम के, मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछते ही हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बायलेटरल रिलेशन की हमने बात किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे बायलेटरल रिलेशन फर्स्ट टॉपिक था हमारा आईआर का। अब आईआर के बायलेटरल रिलेशन का हम लोग देखने वाले हैं। अब इंडिया का देखिए मैप है, 2 पार्ट में है। एक पार्ट यहाँ पे ये वाला है जो आपको थोड़ा ब्राउनिश में दिख रहा है, सेकेंड इज जो आपको ब्लूइश में दिख रहा है, ब्लू कलर में, और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का मैप है। ये दोनों अपनी अपनी बातें कहती हैं, ये ऐसे ही मैंने यूं ही नहीं बना दिया है, ये अपनी अपनी बात कहती हैं। नेबरिंग कंट्री, अब इंडिया के नेबरिंग कंट्री, यहां से आपको आईआर का जो फर्स्ट पिलर है आपको पता चल जाएगा। इन फ्यूचर आपको एसएससी से लेके एमपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, यस आई एम यूजिंग करेक्ट वर्ड, बैंकिंग, बैंकिंग में आपको बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिक आईआर, ये आपका बेसिक है, मैं डीप में नहीं अभी गया हूं, ये बेसिक है। बेसिक में आपको पूछेंगे इंडिया के नेबरिंग कंट्री में से, इसमें से विच कंट्री among the following is India's neighborhood country or neighboring country? Then in that case you have to identify. So first one is, see here, Pakistan. Second one is here China, white one China. Third one is Nepal, here green. Fourth one is Bhutan, here little bit orange or yellow in color. Please see my cursor. Fifth one is Bangladesh. Bangladesh, one more thing I want to tell you people, that Bangladesh is surrounded by 3 sides by India. The only country surrounded by 3 sides by India is Bangladesh. You can see here from this side east, from north here, and from west. Bangladesh is surrounded by from 3 sides by India. Okay,
Now come to sixth part, Myanmar. Where is Myanmar? This small yellowish color, yellow color. Seventh is Afghanistan. See here. One more thing. You must have to note it down. Afghanistan is a neighboring country of India. How? See here. This part. Please notice my cursor. Please notice my cursor. Okay. Afghanistan and India are neighboring country. 80 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर, 80 किलोमीटर बॉर्डर इंडिया अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। अब आपको यहाँ पे एक और पते की बात बताता हूं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आपको जब भी एग्जाम में इंडिया में पूछा जाएगा, यस अफगानिस्तान इज अ नेबरिंग कंट्री, अब आप मैप लेके या फिर यहाँ वहां यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब। वहां पे एनालिसिस करके आपको नहीं बताएगा कैसे होता है कि इंडिया का इतना पार्ट, दो पार्ट में, ये देखिए यहां से ऊपर से, और ये वाला पार्ट अक्साई चाइना का है, थोड़े टाइम बाद में आएगा अभी आपको। ये वाला पार्ट आपका था पीओके। तो जो इंडिया का 80 किलोमीटर एरिया अफगानिस्तान के साथ टच में था, वह एरिया आज पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बट सिंस Pakistan occupied Kashmir is a territory of India, it is an integral part of India. That's why Afghanistan is a neighboring country of India. Okay, now then come to here, Sri Lanka. Sri Lanka is here. Sri Lanka is a marine country, marine neighboring country, and same thing Maldives also. Maldives, marine neighboring country. Okay, see my cursor here near about Kochi. Okay, the greenish one, this one is Lakshadweep and this one is Maldives. Capital is Malé. Okay, clear? And one more thing, if you want to go depth, then you can see here Indonesia. Indonesia is also a neighboring country, but according to marine principle, the distance between mainland India and Indonesia is too large. That's why we don't count Indonesia as a neighboring country. Okay, so any issue here, guys? Neighboring country of India, any issue? One more thing, बांग्लादेश है लार्जेस्ट बॉर्डर शेयरिंग विथ इंडिया, सबसे ज्यादा बांग्लादेश की बॉर्डर शेयरिंग इंडिया के साथ है। ठीक, नाउ कम टू अदर द ब्लूइश पिक्चर। दिस पिक्चर डिनोट्स इंडिया's रिलेशन विथ मेजर सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया यूएसए। We will study relationship between India and USA, India and Russia, India and EU. EU means European Union, India and Japan, and India and other country. India and other country in case only if any specific news came out with related to that country regarding India, then only India with any other country. But surely we will study India USA, India Russia, India EU, and India Japan. So few things is clear now. Neighboring country of India and major superpower of India. Okay. So अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे आप लोग इसको नोट डाउन बाद में भी कर सकते हैं, आप इसको वीडियो बार बार देख सकते हैं, जैसे वैभव सर आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया चाइना सबसे फर्स्ट में पिकअप कर रहा हूं। नेबरिंग कंट्री में हमारे पड़ोसी, हमारे प्यारे पड़ोसी चाइना के लिए आप देख रहे होंगे कितना इशू है। ठीक है, मैं कुछ पिक्चर्स आप लोग के लिए लाया हूं जो कि आप लोग को ये पिक्चर्स बताएंगे कि कैसे होने वाला है।
तो आप फर्स्ट पिक्चर देखिए, है इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और उनके साथ में है माओ। माओ कौन? चाइना के प्रीमियर, चाइना के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ जो वर्ड होते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में यूज किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी से आप तो आप चाइना के राष्ट्रपति अगर लिखेंगे तो ठीक है, लेकिन वो फिर यूपीएससी और वो एक्सपीरियंट वाली बात नहीं, मजा नहीं आएगा। चाइना के जो हेड होते हैं उनको कहते हैं प्रीमियर। तो चाइना के प्रीमियर माओ थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों की दोस्ती बहुत मशहूर थी कि बहुत अच्छे दोस्त थे, और इसीलिए इंडिया और चाइना को भाई भाई कहा जाता था। हिंदी चीनी भाई भाई एक स्लोगन निकला था, आजकल आप देख रहे होंगे, उसको काफी न्यूज में चल रहा है। हम लोग भाई भाई से बाय बाय हो गए। तो हम लोग भाई भाई कैसे बने थे? हम लोग की इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप वहां से शुरू होती है। अगर आपको वो पढ़ना है, वो समझना है, तो आपको थोड़ी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो 1947 में इंडिया फ्री हुआ। चाइना 1920 के आसपास फ्री हुआ और माओ ने 1949 के आसपास अपनी सत्ता वहां पे कब्जा कर लिया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई 1949 के आसपास। माओ ने चाइना में बहुत प्रॉमिस किया था कि हम आपको बहुत अच्छी सर्विस देंगे, सेवा करेंगे आपकी। और इंडिया भी जस्ट फ्री हुआ था 1947 में। ब्रिटिशर्स गए थे तो कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा था कि हम लोग आपकी सेवा करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे ऐसा सीन था कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, गरीब कंट्री से हम लोग निकले थे, डेवलपिंग कंट्री। चाइना भी डेवलपिंग कंट्री था। आज जो चाइना डेवलप्ड कंट्री में आप देखते हैं, आफ्टर 1980, स्पेशली अगर ईयर फोकस करूं तो 1979 में वहां से चाइना का काया पलट हुआ। और चाइना आप जो आज देखते हैं डेवलप नेशन, 1980 के बाद चाइना डेवलप नेशन बना, उसके पहले वो डेवलपिंग कंट्री था और इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री था। अब जब डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील दोनों देश हैं, एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते हैं। उस टाइम इंडिया और चाइना को लेके बॉर्डर इशू नहीं था। सडनली क्या हुआ, आपको नाटो अलाय और सेटो अलाय, एक नाटो मतलब एक यूएस की लीडरशिप में एक ग्रुप बना था और सेंटो अलाय एक रशिया की लीडरशिप में ग्रुप बना था। मैं शॉर्ट में इतना बता दूंगा क्योंकि थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, ये टॉपिक उससे अटैच है। नाटो मतलब यूएस की लीडरशिप में एक ग्रुप था। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इसे नाटो अभी भी माना जाता है, नाटो कंट्रीज, जो कि यूएस की लीडरशिप में था। और वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री इन्वॉल्व थे। और रशिया की लीडरशिप में, जो उस टाइम सोवियत यूनियन था, उसके लीडरशिप में एक ग्रुप था सेंटो, CENTO, सेंटो। तो इंडिया और चाइना ने क्या डिसाइड किया, हम लोग किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना नाटो को ना सेंटो को। इससे क्या हुआ, इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप क्लोज हो गई, हम लोग और क्लोज आ गए। लेकिन क्या हुआ, तिब्बत, जो आप देखते हैं तिब्बत आज धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश से टच हुआ बाउंड्री है, उसके ऊपर जो आप बहुत बड़ा एरिया देखते हैं चाइना का बॉर्डर, जो आप गलवान वैली का आज न्यूज सुन रहे हैं, वो अल्टीमेटली तिब्बत का पूरा इलाका है। नेपाल के ऊपर से, हिमाचल प्रदेश के ऊपर से, वो पूरा तिब्बत का एरिया था। तो वो जो तिब्बत का एरिया था, उन्होंने फ्री एज अ नेशन की बात किया और जवाहरलाल नेहरू ने उसको सपोर्ट किया कि तिब्बत का जो फ्रीडम है, तिब्बत का फ्री नेशन की डिमांड है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। ये बात माओ को बुरा लगा। माओ ने सबसे पहले तिब्बत के ऊपर अटैक करके कब्जा कर लिया। तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे, जो रिलीजियस लीडर थे, दलाई लामा, इंडिया ने क्या किया, दलाई लामा को अपने यहाँ पे शरण दिया, उनको एज ए रिफ्यूजी ट्रीट किया और यहाँ पे शरण दिया। आज भी जो तिब्बती हैं, जो तिब्बत वाले हैं, वो धर्मशाला उनको एक पॉलिटिकल कैपिटल बना लिए हैं इंडिया में, और इंडिया ने उसको बराबर
सपोर्ट किया है और यहाँ से तिब्बत गवर्नमेंट अपनी चलाते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम परमिशन दिया, बाद में विड्रॉ कर लिया चाइना के प्रेशर की वजह से। लेकिन इससे क्या हुआ, इंडिया और चाइना का जो भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट था उसमें एक गैप आ गया, ट्रस्ट वहां पे टूटा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि चाइना ने क्लेम किया कि ये सब बाउंड्री जो है, जो आप गलवान वैली देखते हैं, एक मिनट, हमारे पास बाउंड्री है, मैं बाद में इसको कवर करूंगा। ये देखिए, ये वाला जो है, ये बाउंड्री इश्यू के लेके पूरा पॉलिटिकल डिस्प्यूट हुआ था। ये वाले पूरे बाउंड्री को लेके चाइना ने क्लेम किया ऐसा हमारा है। ये पूरा जो रेड में देख रहे हैं, चाइना ने क्लेम किया हमारा है। इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी हिस्ट्री से कैसे रिलेशनशिप बदले। 1962 में इसको लेके वॉर हो गया। 1962 में वॉर हो गया तो इंडिया और चाइना का जो फ्रेंडशिप था, जो पॉलिटिकल लीडरशिप था, वो फेल हो गया। जवाहरलाल नेहरू को शॉक लगा कि हमारे फ्रेंड ने ही हमको धोखा दिया, हमारे ऊपर अटैक किया। इंडिया ने 1962 का वॉर तो लड़ा लेकिन हार गया। उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। यूएस ने सपोर्ट नहीं दिया था इंडिया को, सपोर्ट बाद में 2 महीने बाद सपोर्ट आई थी, लेकिन इंडिया लड़ाई हार चुका था। तब से जो ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, हम लोग जो भाई भाई से अब बाय बाय तक पहुंच गए हैं, वो स्टार्ट हो गया 1962 के बाद से। जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो गया, माओ का भी डेथ हो गया, बॉर्डर इश्यू अभी भी है। तो अब हम लोग थोड़े से करंट में देखते हैं हुआ क्या, अब दोनों देशों की रिलेशनशिप कैसे बदल रही है। पहले ऐसा था कि अगर दो कंट्री आपस में कांटेक्ट में है, उनके बीच के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन अब वो सीन नहीं है। 2020 के जमाने में वो सीन नहीं है। ये आप बोल सकते हैं कि 2015 टर्निंग पॉइंट था, 2015 टर्निंग पॉइंट था। 2014-15 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन कौन है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ओरली आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये पर्सन है चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर शी जिनपिंग, चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग, उनके साथ में श्री नरेंद्र मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये दोनों बीच में ऐसा टाइम आया था कि दोनों आपस में बहुत क्लोज थे। लेकिन अब का टाइम है, आज का टाइम, दोनों के बीच में बात भी नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी ये जो आप देख रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे, ये जो 5 आपको दिख रहे हैं ब्रिक्स कंट्री के हैं, इन्होंने, इनके जैसे और भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अब देखिए कि किसी कंट्री के बायलैटरल रिलेशन को कैसे शेप मिलता है। अगर इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो भी ये कॉन्फ्लिक्ट दूर तक नहीं जाएगी या फिर वॉर में नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये बाकी के 5 हैं संभालने के लिए, और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं संभालने के लिए। यूएन, वो भी प्रेशराइज करेंगे। जो अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया ये स्लाइड में, ये जो मेजरिंग सुपर पावर कंट्री हैं, ये भी प्रेशराइज करेंगी दोनों कंट्री को। यू डोंट इन्वॉल्व इन वॉर, आप वॉर में इन्वॉल्व मत हो जाइए, दोनों कंट्री को प्रेशराइज करेंगी। तो ये जो 62 का जमाना था वो आज का जमाना नहीं है। तो वो एक्चुअली मैं पॉलिटी और पॉलिटिकल चीजों के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, जो आज वर्ल्ड सिनारियो है, आज किसी भी कंट्री के रिलेशनशिप को फॉर्म करने में वर्ल्ड सिनारियो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप इसे देखिए। अब यहाँ पे जब हम लोग आज की बात कर रहे हैं तो कुछ और बातें करते हैं। पॉलिटिकल रिलेशन में चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग यहाँ पे आए थे। हमारी जो आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, जो वो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करती थी, तब वो चाइना ट्रेवल की थी। और उस टाइम पे जो अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एरिया है, उसके और जो सिक्किम का एरिया है, सिक्किम का जो यू पॉइंट आता है वहां पे, थोड़ा टाइम बाद में आपको दिखाऊंगा। ये रहा, देख लेते हैं ये वाला पॉइंट। ये आप मेरा माउस का कर्सर देखते रहिए, ये वाले पॉइंट, यहाँ पे ट्राई जंक्शन पॉइंट इसे कहते हैं।
कि इन इन सब के बीच में एक पॉलिटिकल लीडरशिप में कंसेंसस बना था, एक कंसेंसस बना था कि दोनों भी कंट्री के बीच में कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं होगा, और होगा तो उसे ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया जाएगा। इसमें आज जो एक बात आ रही है, आज मतलब पिछले कुछ दिनों से 1993 की ट्रीटी, अभी रिसेंट में क्या हुआ है, रिसेंट के इश्यू से इसको बिना अटैच किए ये इनकम्प्लीट रह जाएगा। रिसेंट में क्या हुआ कि गलवान एक वैली है, आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे गलवान वैली है। यहाँ पे कुछ इंडियन जो सोल्जर्स हैं और जो चाइनीज आर्मी के लोग हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हमारे ऑलमोस्ट 20 जो आर्मी मैन हैं वो मार्टियर हुए वहां पे। तो वहां पे एक बात आई कि हमने फायरिंग क्यों नहीं किया। तो ऐसे केस में 1993 में 1993 की एक ट्रीटी है इंडिया और चाइना की कि हम एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, हम बुलेट फायर, हम आर्म्स एंड एम्यूनेशन का यूज नहीं करेंगे। जो भी इशू क्रिएट होंगे हम उसको बातचीत और आपसी समझौते से ही सुलझा लेंगे। चाहे जो भी इशू होगा हम उसको बातचीत और आपस के समझौते से उसको सुलझाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि मैं ट्राई एक्शन पॉइंट दिखाया, वहां पे भी कुछ साल पहले यही सीन हुआ था। उसके पहले दौलत बेग ओल्डी गलवान वैली के थोड़ा सा आगे है, वहां पे भी ये कॉन्फ्लिक्ट इशू हुआ था। उसके पहले आप अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, लेकिन कहीं भी बुलेट फायर नहीं हुआ। तो जब आप इंडिया चाइना के पॉलिटिकल रिलेशंस पढ़ते हैं तो ये जो एक दो ट्रीटी है आप उनको ध्यान में रखिए। एक 1993 की ये ट्रीटी कि पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, एक दूसरे पे फायर नहीं करेंगे, 1993 में ट्रीटी थी। और दूसरा है पंचशील। आप ये दोनों को देख रहे हैं हिस्ट्री में। 1960 में 59 उसमें एक ट्रीटी हुई थी पंचशील सिद्धांत। जब भी आप इंडिया चाइना की बात करते हैं तो आपको वहां पे पंचशील ट्रीटी क्या बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप इसी पे बेस्ड है और दोनों की कंट्री ने पंचशील को आज तक इग्नोर नहीं किया है, उसे मना नहीं किया है। पंचशील में एक है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी इश्यू होगा हम आपस में रिजॉल्व करेंगे। सेकंड, हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। थर्ड, हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन का यूज नहीं करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट में। फोर्थ वन इज हम कल्चरल और डायलॉग कभी बंद नहीं करेंगे। फिफ्थ वन इज हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशंस है वो चलते रहेंगे। ये पंचशील सिद्धांत थे। जवाहरलाल नेहरू और माओ जेडोंग जो उस टाइम प्रीमियर थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था। तो ये पंचशील सिद्धांत थे। उसके बाद 62 का वॉर हुआ। 62 का वॉर होने के बाद में 62 का वॉर होने के बाद में आप देख सकते हैं कि बीच में कितना सारे प्रोसेस हुआ। अलग अलग पीएम आए, सबने चाइना का विजिट किया। चाइना के जो प्रेसिडेंट और उनके प्रीमियर थे वो इंडिया में विजिट करते रहे, उनके मिनिस्ट्रीज, उनके मिनिस्टर और बाकी लोग विजिट करते रहे। डायलॉग हमारी चलती रही। ये सब हमें नहीं देखना, हमें कुछ कीवर्ड देखना। अगर हम सब देखने जाएंगे तो हमारा ये जो पॉलिटिकल जो आईआर का लेक्चर है और आईआर की जो सब्जेक्ट है इतना मॉस्ट हो जाएगा कि पूरे घर भर जाएंगे नोट्स और इससे। तो हमको जो कुछ कीवर्ड है वही देखना है बस। उसमें पंचशील का यूज करने के बाद इतना लिखना, अगर आप आंसर नोट डाउन करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो कि इसी का रिजल्ट है कि आज देखेंगे आपके 20 इंडियन आर्मी मैन मार्टियर हुए। आता है चाइना के लोग भी कुछ मार्टियर हुए, लेकिन क्या दोनों भी कंट्री के बीच में डायलॉग बंद हुआ है? नहीं हुआ है। अगर ये पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान के बीच हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, हमारा कोई ट्रीटी नहीं है। पाकिस्तान के बीच में हमारे कुछ स्ट्रेटेजिकल ट्रीटी हैं जो कि हम
लेक्चर का टाइम आएगा तो उस टाइम हम लोग बात कर लेंगे पाकिस्तान रिलेशन पे। लेकिन ये जो चाइना का टाइम है, चाइना के साथ हमारी ऐसी ट्रीटी है, इसलिए इंडिया और चाइना दोनों को किसी भी हाल में डायलॉग टेबल पे बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जो कंट्रीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, ये इन दोनों को प्रेशराइज किए रहते हैं। जैसे ब्रिक्स हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, और यूनाइटेड नेशंस हो गया, और जो दोनों की फ्रेंडली कंट्रीज जैसे जापान, जापान का थोड़ा चाइना से भी अच्छा रिलेशन है, हमसे भी है। वैसे चाइना और जापान की थोड़ी सी दुश्मनी भी है। साउथ कोरिया का हमसे भी अच्छा रिलेशन है, चाइना से भी है। रशिया रशिया का भी सेम थिंग है, चाइना से भी अच्छा रिलेशन है, हमसे भी अच्छा रिलेशन है। तो ये सब हमको प्रेशराइज किए रहते हैं। अब प्रेशराइज का एक रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ विथ एग्जांपल। अगर आप द हिंदू या फिर न्यूज नहीं देखते रहेंगे, आप इनको देख रहे हैं बीच में, इस थर्ड वाले पिक में, ये हैं पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट। अभी रशिया में एक डिफेंस डायलॉग हुआ था। डिफेंस डायलॉग में जो ब्रिक्स के पांचों कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वह बैठे थे, और इंडिया और रशिया जस्ट अभी जब 20 लोग का मर्डर की खबर आई, इंडिया और चाइना दोनों ने सोचा कि हम इसको बाइकआउट करेंगे। बट ये जो पर्सन है पुतिन, ये जो पुतिन पर्सन है, इन्होंने बाइकआउट नहीं होने दिया, क्योंकि यही तो है जियोपॉलिटिक्स। आप वर्ड जियोपॉलिटिक्स बार बार सुनते रहेंगे। जियोपॉलिटिक्स है क्या? दिस इज अ जियोपॉलिटिक्स, ये जियोपॉलिटिक्स है। इन्होंने बाइकआउट नहीं होने दिया। दोनों भी कंट्री के लोग गए, आमने सामने टेबल पे बैठे थे पांचों, और दोनों भी बातचीत किए, लेकिन बायलैटरल बातचीत नहीं हुई। अब इससे क्या हुआ, जो दोनों कंट्री के बीच में टेंशन का माहौल था वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। चाइना भी थोड़े से शांत हुए, इंडिया वाले भी शांत हुए। तो इसे कहते हैं पॉलिटिकल रिलेशनशिप, इसे कहते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। जब पॉलिटिकल डायलॉग में बात करते हैं, तो पॉलिटिकल डायलॉग में आपको सक्सेस जल्दी मिलती है और पीस जल्दी आता है, ठीक है। तो मैंने हिस्ट्री से लेके आज तक का पूरा इंडिया चाइना का रिलेशनशिप मैंने आपको आज बता दिया, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ठीक है। अब अगला जो हमारा रिलेशनशिप है वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्यों होना चाहिए इसके ऊपर है। एक है ट्रेड रिलेशनशिप, दूसरा बाउंड्री। कम टू दिस, इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप, ठीक है। इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप, ये जो ऊपर थोड़ा कट हो रहा है एक्चुअली स्लाइड में, तो फिर ऊपर है टॉप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। आप अगर इसको देख पाएंगे, जो फर्स्ट येलो स्लाइड है, येलो वाले, यहाँ पे टॉप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, एंड चाइना से हम क्या क्या मंगाते हैं वो है। दूसरा टॉप एक्सपोर्ट्स टू चाइना, हम चाइना को क्या क्या भेजते हैं, उसकी क्वांटिटी, उसका डॉलर में कितनी कीमत है वो। अभी जो बीच वाला है, बीच वाले में हम चाइना से जो रिलेशनशिप है वो किस किस सेक्टर में है। फर्स्ट आप देखिए एग्रीकल्चर में, देन ट्रेड शिपिंग में, देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन सर्विस सेक्टर, देन सर्विस सेक्टर में है, ओके। तो अब आप बीच में ऐसा देख सकते हैं कि ये दोनों लोग अपना हाथ मिला रहे हैं। ये दोनों हाथ मिलाने वाले कौन हैं? एक इंडिया के साइड से, एक चाइना के साइड से। एक इंडिया के साइड से, एक चाइना के साइड से, कि आपस में बातचीत हो सके। तो इसी से ये जुड़ा हुआ है। जो येलो स्लाइड है और जो बीच वाला स्लाइड है जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे हम एग्रीकल्चर में इतना आगे हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड का टॉप व्हीट प्रोडक्शन किस में होता है? चाइना में होता है। वर्ल्ड का जो टी प्रोडक्शन है, चाइना फर्स्ट पे है। राइस प्रोडक्शन
चाइना फर्स्ट पे, जो भी वेजिटेबल प्रोडक्शन चाइना फर्स्ट पे। तो चाइना कुल मिला के फार्मिंग और एग्रीकल्चर के मामले में हमसे आगे है, तो हमें चाइना का सपोर्ट तो लेना पड़ेगा कि वहां पे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होती, क्योंकि उसके बाद हम सेकंड पे हैं। चाइना के बाद इंडिया सेकंड रैंक पे आता है बहुत सारी चीजों में, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताएं, चाइना एग्रीकल्चर में इतना आगे है, लेकिन वह जो मैन्युफैक्चरिंग करता है इसके वजह से चाइना डेवलप्ड कंट्री बना है। आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये इन लोग को, जो इतने आदमी सब बैठे हैं, इन लोग की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से, जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर है चाइना का, इसके वजह से चाइना इतना आगे बना हुआ है। आप देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग येलो स्लाइड पे चलते हैं। टॉप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना में आप देख सकते हैं, फ्रॉम मोबाइल फोन्स टू टेलीकॉम इक्विपमेंट। आज हमको ऐसा न्यूज में सुनने में आता है कि बाइकआउट चाइना, तो हम किस लेवल तक कर सकते हैं? अभी करंट में ये सब चीजें चल रही हैं, अगर आप अच्छे से इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा समझेगा, और आप रिलेट करके देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। फ्रॉम मोबाइल फोन्स टू टेलीकॉम इक्विपमेंट, high value added Chinese product have pushed up India's trade deficit with China। आज इंडिया और चाइना का जो ट्रेड डिफिसिट है वह ऑलमोस्ट 30 बिलियन के आसपास है। 50 बिलियन के आसपास इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट करता है टोटल, और 80 बिलियन के आसपास चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। तो मैं सारी की सारी बातों को, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को ऐड नहीं किया, मैं जितने भी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उनका जो इकोनॉमिक सर्वे से जो मैंने ये इस डेटा पे बात किया हूँ। आपको न्यूज में सुनने को मिलता होगा कि ट्रेड डेफिसिट 58 बिलियन का है, लेकिन उस ट्रेड डेफिसिट में थोड़े से और चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, तो वह ऑलमोस्ट 30 बिलियन के आसपास आता है। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में चाइना से कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। एक फिगर आप यहाँ पे देखिएगा, ये है बिलियन में, ठीक, ये है बिलियन में, मतलब इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से बिलियन में और एक्सपोर्ट करता है मिलियन में। तो ये नंबर पे मत जाइए, मिलियन और बिलियन का डिफरेंस देखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा जो ट्रेड रिलेशनशिप है इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है क्या है। इलेक्ट्रिकल आइटम 21.9 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर का है। मशीनरी एंड पार्ट 11.1 बिलियन डॉलर। ऑर्गेनिक केमिकल्स 5.6 बिलियन डॉलर। प्लास्टिक्स 1.8 बिलियन डॉलर। शिप बोर्ड्स 1.5 बिलियन डॉलर। इतने का ट्रेड चाइना ने हमारे यहां पे भेज दिया। इससे क्या हुआ? इतने बिलियन डॉलर का चाइना में जॉब क्रिएशन हुआ, चाइनीज गवर्नमेंट को टैक्स मिला, उस टैक्स का यूज उसने अपने आर्मी, अपने इक्विपमेंट, अपने जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन को सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में जो भी लगता था उसमें यूज किया। मतलब हमारा जो पैसा है चाइना वही तो यूज किए हैं, हमारा ही पैसा यूज किए है ना चाइना। इसीलिए आप जो ये अंकल को देख रहे हैं यहाँ पे, अंकल ऐसे लेके बैठे हैं, बाइकआउट सब करो, नहीं चाहिए। इसीलिए अंकल को गुस्सा है, अंकल यहाँ बैठ गए हैं, अंकल को गुस्सा आ गया है, क्योंकि दूसरा अंकल ने ये भी देखा ना, इंडिया से एक्सपोर्ट टू चाइना, हम चाइना को क्या एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी देखिए वैल्यू कितनी है। ओर, स्लैग एंड ऐश 1623 मिलियन। कॉटन, हम लोग कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, जबकि एक और बात, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन होता है चाइना में, लेकिन फिर भी चाइना इतने सारे कपड़े बनाता है
कि उसको उसके खुद के बनाए हुए कॉटन कम पड़ जाते हैं। ये मजे की बात है। हमारे यहाँ के कॉटन बनते हैं, हमारे फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो क्लोथ मेकिंग कंपनी है उतनी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉटन जाता है चाइना में। चाइना वाले अपने कॉटन का तो कपड़े बनाते हैं, हमारे भी कपड़े चाइना वाले बना के भेजते हैं। ठीक है, तो 1348 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कॉटन हुआ। ऑर्गेनिक केमिकल 887 मिलियन डॉलर का हुआ। मिनरल्स एंड फ्यूल 789 मिलियन डॉलर का हुआ। कॉपर एंड आर्टिकल 708 मिलियन डॉलर का हुआ। तो आप देख सकते हैं, इसको जब टोटल करेंगे काफी लंबा गैप आएगा। तो इसीलिए इंडिया ने अब डिसाइड क्या किया है, ऑफिशियल लेवल पे तो नहीं, जो हमारे व्यापारी और खास करके मीडिया के समुदाय हैं, मीडिया के ग्रुप्स हैं, बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी जो रिसेंट में न्यूज चल रहा है कि उन्होंने सबसे कहा कि कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्ट का ओरिजिनेट किस कंट्री में हुआ है, वो किस कंट्री में बन के आया है, उसके बारे में आपको बताना चाहिए। उसके बारे में जो कंपनी है, जैसे जैसे अमेजोन हो गया और बाकी लोग हो गए, वह आपको उस बारे में बताएंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे कि वो प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है। इसके बेस पे कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि उसको चाइनीज प्रोडक्ट बाय करने हैं कि नहीं। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी एक नया किया, कल परसों ही किया है, 59 ऐप को बैन किया है। 59 ऐप में मेजर ऐप, मैं ऑल ऐप की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उसके ऊपर स्टडी किया है, न्यूज में आया है आर्टिकल। आई होप कि आप लोग भी उसको अब देखेंगे। 59 के 59 ऐप चाइनीज ऐप नहीं है, उसमें से कुछ बाहरी ऐप हैं। अब मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। मुझे पता है नंबर, मैं बताऊं दूंगा तो आप लोग हो सकता है उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप अभी जाके पढ़िए उसमें 59 में से कितने चाइनीज ऐप थे चाइनीज ऐप, लेकिन कितने थे वो आप उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो कुछ ऐप को बैन किया है। अभी ऐप को बैन करने से क्या हुआ कि उनको पैसे कम मिलेंगे ऐप कंपनियों को, और उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। ऐप बेसिकली क्या करते थे, एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाते थे, उनको मिलेगा नहीं, तो उनको जब नहीं मिलेगा तो फिर वो अपने जो ओरिजिनल कंट्री है चाइना को, वो कम टैक्स पे करेंगे और फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा आप देख, आपको पता ही, मैंने अभी जस्ट अभी बताया आपको। ठीक है, चलिए अब एक और फैक्टर, इस ट्रेड रिलेशन में अभी तक मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट कितना होता है, एक्सपोर्ट कितना होता है, सेक्टर कौन कौन से हैं, ये सेक्टर कौन से हैं। अभी रिसेंट में जो चाइनीज ऐप का सीन हुआ वो बताया। लेकिन अगर इन केस अभी जैसे कि मीडिया चिल्ला रही है कि सब बंद कर दो, इंडिया चाइना के बीच में जो भी आ रहा है हमको माल नहीं चाहिए, सप्लाई नहीं चाहिए, तो उसमें क्या सिर्फ चाइनीज का ही लॉस होगा? इसे कहते हैं एनालिसिस। आप राष्ट्रभक्ति अच्छी बात है, लेकिन आप एनालिसिस करना चाहिए कि उसमें हमारे कंट्री का क्या नुकसान है। तो देखिए, ये जो कॉर्नर वाला मेरा लास्ट पिक्चर है, व्हाट इंडिया कुड लूज विथ चाइना। ठीक, यहाँ पे देखिए एक साइड मैंने इन्वेस्टमेंट दिखाया हूं, दूसरे साइड में ट्रेड दिखाया हूं। एक इन्वेस्टमेंट है, दूसरा ट्रेड है। चाइना से लगभग 705 मिलियन मेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में चाइना से आता है, 705 मिलियन डॉलर। और वह अपने साथ जो कंपनी आती है अपने साथ वो सराउंडिंग होके टोटल, उसके साथ में एक कंपनी के साथ में अटैच कंपनी भी होती है, तो टोटल अगर देखा जाएगा तो 4.91 बिलियन इतने का इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चाइनीज कंपनी।
एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको समझना मेन कंपनी और उसकी सब्सिडियरी कंपनी कैसे होती है, एक एग्जांपल लेते हैं। वीवो वीवो एक चाइनीज कंपनी है। अगर वीवो डिसाइड करती है कि दिल्ली के पास जो नोएडा है वहां पे वो अपने फैक्ट्री लगाएगी, तो वीवो ने लगभग 705 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया। उस फैक्ट्री के लिए मशीनरी उसको लाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट तो यहीं पे देना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी उसको बाहर से लानी पड़ेगी। तो इन सब का कॉस्ट ऑलमोस्ट, जो सब्सिडरी कंपनी है, जो वीवो सामान लेके आएगा बाहर से, खुद तो प्रोडक्शन नहीं करेगा ना सब चीजों का। अगर एक माइक्रोचिप लगता है मोबाइल में, तो माइक्रोचिप तो किसी और कंपनी से वीवो खरीदेगा। तो इस ऐसे करके 4.91 बिलियन सब्सिडरी कंपनी से ज्यादा हो जाता है, उतना इन्वेस्टमेंट वो करेंगे ट्रेड में, जो व्यापार में। ये मैंने खाली इन्वेस्टमेंट किया। जो एफआईआई और डीआईआई, अगर आप कोई कॉमर्स वाला होगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आप सुने रहेंगे। जो एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो एफडीआई और एफआईआई का मैंने बात किया था इन्वेस्टमेंट का। अब आते हैं ट्रेड पे, व्यापार घाटा कैसा होगा। मान लिया आपने चाइना के सारे सामान बंद कर दिया, आपको चाइनीज सामान अब नहीं आएंगे, ठीक। तो इससे आप एरो मार्क देख रहे हैं यहाँ पे एक एरो मार्क देखिए, ये एरो मार्क कब साइड है, इससे आप यहाँ पे 59.43 बिलियन डॉलर अपने बचा लेंगे, ठीक है। आप 59.43 बिलियन डॉलर अपने बचा लेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको उस ट्रेड में थोड़ा नुकसान भी होगा, क्योंकि आपका एक आइडिया बन जाएगा उस वो जो ट्रेड के साथ में और भी चीजें आती थी, एक तो वो रुक जाएंगी, दूसरा आपका जो एक इमेज बनेगा वह एक मोनोपोली का इमेज बनेगा। आप एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, आप ओपन इकोनॉमी नहीं है, आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, आपसे कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो जब इसको एनालिसिस किया गया तो 11.75 बिलियन डॉलर 11.75 बिलियन डॉलर का वहां पे सीधा सीधा नुकसान दिखा। उसमें 11.75 बिलियन डॉलर नुकसान दिखा कि वह जो कंट्री है, वह जो कंपनी है, इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगी, क्योंकि वो जो कंपनी थी वाया चाइना इंडिया से ट्रेड करती थी, वाया चाइना करती थी, ठीक है। तो ये ट्रेड के रिलेटेड हमको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा और कुछ, अब इंडिया और चाइना दोनों भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं। डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत सारे कंट्री का, जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री है, सबका एक ग्रुप है। ट्रेड में कोई रिस्ट्रिक्शंस ना आए, इसके लिए सब कंट्री ने एक ट्रीटी साइन किया है। अब जो इंडिया ने बोल दिया हमारे यहाँ पे ये सब कंपनी काम नहीं करेंगी, उन्होंने ऐप बैन किया है, कंपनी को काम करने से मना नहीं किया है। लाइक टिकटॉक ऐप को बैन किया है, उस कंपनी को इंडिया में काम करने से नहीं मना किया है। तो चाइना क्या बोल रहा है कि इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के जो गाइडलाइन है, जो छूट है, उसको वायलेट किया है। अब जो ऐप बैन वाला सीन है, चाइना इस बात को डब्ल्यूटीओ में उठाने वाला है कि इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के रूल का वायलेशन किया है। वन थिंग। सेकेंड, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का, उसका हेडक्वार्टर आता है शंघाई में। अब कहीं पे किसी का हेडक्वार्टर है तो वहां पे उसका थोड़ा तो कंट्रोल रहेगा। तो इन फ्यूचर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक से इंडिया को कोई भी इन्वेस्टमेंट मिलने या फिर कोई भी लोन मिलने के लिए में थोड़ा तकलीफ हो सकता है। थर्ड वन इज ऑल AIIB, ऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बैंक ऐसे है, तो उसमें वर्ल्ड के सारे कंट्री इन्वॉल्व हैं AIIB में।
उसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। AIIB का फॉर्मेशन हुआ था एट पर IMF और वर्ल्ड बैंक के, जिसमें चाइना का मेन लीडरशिप है। तो वहां से भी इंडिया को इश्यूज देखने को मिल सकता है। सेकेंड थिंग, चाइना एक मेजर कंट्री है, एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है। इस साउथ एशिया में उसके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड बन गए हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो उस पॉइंट पे भी इंडिया को एक हर्डल देखने को मिल सकता है। ये सब पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, ये सब आप आई होप कि नोट डाउन करते रहेंगे। मेरे लेक्चर ऐसे ही होते हैं, मैं बोलते रहता हूँ, स्टूडेंट को जो इंपॉर्टेंट लगता है स्टूडेंट वो नोट डाउन करते रहते हैं। नोट डाउन के लिए मैं टाइम नहीं देता, क्योंकि आप से आपको अगर नोट डाउन कराऊंगा तो लिंक जो भी हम लोग का बना हुआ है, एक फ्लो बना हुआ है, टूट जाता है। ठीक है, तो आप पेन पेपर साथ में रखिए, मैं एकदम स्लो पढ़ाता हूं, आप लोग आराम से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को ट्रेड के रिलेटेड हो सकता है, जो भी रिसेंट इशू है और जो इतने सालों का ऐतिहासिक हमारा चल रहा है ये है। और आप देख सकते हैं कि 2014 से इंडिया का जो ये जो गैप है, ट्रेड गैप, ये बढ़ा ही है। इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ा हुआ ही है। तो 30 बिलियन के आसपास कुछ ट्रेड डेफिसिट आता है। तो ट्रेड ही इंडिया और चाइना के बीच में एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर इंडिया बहुत बड़ा ट्रेडिंग कंट्री बन जाए, चाइना को ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे कंपेयर टू इंपोर्ट, तो उसमें फायदा तो नो डाउट इंडिया का रहेगा। फिर सब रिलेशन इंडिया की साइड से अच्छे, इंडिया कोशिश करेगा कि हमारे चीजों को बैन नहीं किया जाए। ठीक, आई होप कि जो आत्मनिर्भर भारत है इसी केस में आगे बढ़ेगा, इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट। अब बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से तो हमारी लड़ाई हो चुकी है। आप ये इन लोग को देख रहे हैं, नीचे दो बंदे एक दूसरे को देखो उल्टे दिशा में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल लड़ाई का माहौल है। आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर का पिक्चर, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों के बीच में कोई डायलॉग नहीं है। डायलॉग वैसे है उनके कमांडिंग लेवल का, कल ही 12 घंटे के बाद हुआ है कमांडर ऑफिसर के दोनों के। तो लेकिन फिर भी एक टेंशन का माहौल है, डायलॉग तो चल रहा है। लेकिन ये दो की दोनों चीजें आपको बस एक अच्छा लगे इसलिए डाली गई हैं। मेन पिक्चर ये वाला है। ये पिक्चर आपको बताता है कि हमारा चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट कितना है। तो चलिए सबसे पहले इस पिक्चर के शुरू करते हैं। इस पिक्चर में आप मेरे माउस ये देखते रहिए, माउस का कर्सर। ये पिक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज आपको पूरा बॉर्डर क्लियर हो जाएगा। जो आप फर्स्ट देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट जो हल्का सा ऑरेंज कलर में दिख रहा है, यह वह टेरिटरी है जो हमारे एक नेबरिंग कंट्री ने 1947 में कब्जा कर लिया था और बाद में एज ए गिफ्ट चाइना को हैंड ओवर कर दिया। उसने कब्जा हमसे किया था और हैंड ओवर उसने चाइना को कर दिया। उसने चाइना को हैंड ओवर कर दिया। इस टेरिटरी को कहते हैं जिनजियांग में, एक्चुअली इसको जिनजियांग में ऐड किया गया है। चाइना ने इसको अपने जिनजियांग स्टेट में दिखा दिया है, तो वहां पे उसने ऐड कर दिया। उसके नीचे अब जो दूसरा देख रहे हैं ये वाला, ये एरिया है अक्साई चीन। ये एरिया अक्साई चीन है और यहीं पे गलवान वैली है। यहीं पे गलवान वैली है ये पॉइंट पे, और यहीं पे इंडिया और चाइना के जो आर्मी मैन है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, यहाँ पे पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। यहीं पे है आपका थोड़े से आगे दौलत बेग ओल्डी, इसी सेक्टर में।
दौलत बेग ओल्डी में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और ऐसा नहीं कि ये दौलत बेग ओल्डी, गलवान वैली और चुशूल, चुशूल भी यहीं पे है, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ये सब कोई नई बातें हैं, ये हम हमारा और चाइना का ये चलते रहता है। लेकिन आज तक कैजुअलिटी नहीं हुई थी, कैजुअलिटी फर्स्ट टाइम हुई है जब से 69 में एक छोटा सा झड़प हुई थी दोनों आर्मी के बीच में, जिसमें इंडिया ने चाइना वाले को बहुत बुरी तरह मारा था। वो सिक्किम के आसपास हुआ था। ठीक, ये अक्साई चीन हो गया इतना। 1962 के वॉर में चाइना ने ये पार्ट कब्जा कर लिया, आज तक चाइना के कब्जे में ही है। बट इंडिया इस पार्ट को एज अपनी टेरिटरी दिखाता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये वाला, ये आपका पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यही है। ये भी हम अपने मैप में दिखाते हैं इसको। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना को हम, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इसको हम बुलाते हैं पीओके। तो हम जब कश्मीर का मैप देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, एज यू नो कि जम्मू एंड कश्मीर एक आज यूनियन टेरिटरी बन गए जिसके पास असेंबली है। लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी जिसके पास असेंबली नहीं है। तो अब जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख का जब आप मैप दिखाते हैं तो ये आपका यहाँ से पूरा आपको मैप ये दिखता है। लेकिन ये मैप में पूरा का पूरा इंडिया के कब्जे में नहीं है, ये मैंने आपको बताया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के थोड़े थोड़े एरिए यहाँ पे भी चाइना ने अपने कब्जे कर रखे हैं। ठीक है, चाइना इसको भी क्लेम करता है कि चाइना ऑक्युपाइड है। ठीक, अब आइए थोड़ा सा नीचे। अब चाइना के बॉर्डर को, ये जो अपर पार्ट आप देखिए इतना, इसको कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर, इसको कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर। और जो ये जो नेपाल और यहाँ से देखते हैं आप, इसको बोलते हैं मिडल सेक्टर। और जो ये सिक्किम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक आता है, इसे कहते हैं ईस्टर्न सेक्टर। इंडिया चाइना के बॉर्डर जो कि 4060 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम लोग हैं सिक्किम में। सिक्किम में कौन सा? ईस्टर्न सेक्टर में आता है। यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन है, मतलब जहां पे चाइनीज आर्मी 3 साइड से घिर जाती है। कैसे, वो देखते हैं सिक्किम में कैसे घिर जाती है। सिक्किम में चाइना हमसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि जब भी वो 69 में सिक्किम में ही चाइना लड़ा था और वहां पे हमने उसको बहुत बुरी तरह से मार के भगाया था। वहां पे ये रीजन है कि यहाँ पे है भूटान आपका, ये आपका भूटान हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया इंडिया। अब भूटान को इंडिया ने एक प्रॉमिस किया है कि आपके बाउंड्री को हम प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक, यहाँ पे जब भूटान है और दूसरे साइड यहाँ पे इंडिया है, एक साइड यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे भूटान। यहाँ पे कॉर्नर पे अगर चाइनीज ट्रूप अगर गलती से आ भी गई तो इंडिया ये ऊपर से ये लाइन पूरा ब्लॉक कर देता है। आप मेरा माउस का देख रहे हैं, मेरे कर्सर को, ये लाइन इंडिया पूरा ब्लॉक कर देता है और फिर इसमें घेर के जो भी चाइनीज ट्रूप आती है उनको मारते हैं। एक हिसाब से पिंजरे में बंद करके मारना वैसे हो जाता है। इसीलिए चाइना वाले गलती से भी इस सेक्टर में नहीं आते हैं। हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर कुछ दिन में या फिर कुछ महीने में यहाँ पे एक झड़प दिखाई दे सकती है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे पावरफुल है। अब गलवान वैली का बदला कहीं ना कहीं तो इंडिया लेगा ही ना। तो इंडिया के नजर में ये पॉइंट सबसे अच्छा रहता है कि अगर कहीं भी कुछ तुम करोगे, हम यहाँ पे तुमको मारेंगे। ठीक है, अब आइए इस पार्ट में। ये आप जो ब्लैक वाला देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इश्यू है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इश्यू है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश का मैप है, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप थोड़ा सा और बड़ा है यहाँ से, बट इसको चाइना अपने कब्जे में कर रखा है, इसलिए इसमें थोड़ा नहीं दिखाया गया है। और चाइना ये पूरे अरुणाचल प्रदेश को, ये जो पूरा ब्लैक आप देख रहे हैं, पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत। ये आपको तिब्बत दिख रहा है, ये तिब्बत है, ये चाइना है ऊपर। एक टाइम पे तिब्बत फ्री नेशन की डिमांड करता था, काफी बड़ा एरिया है।
काफी बड़ा एरिया फ्री नेशन का डिमांड करता था, इंडिया ने सपोर्ट किया था। मैंने आपको पहले हिस्ट्री बता चुका हूँ। ये चाइना तिब्बत, चाइना ने क्या किया, तिब्बत को कब्जा कर लिया। उसने बोला कि तिब्बत के लोग हमसे कल्चरली और रिचुअली मैच होते हैं, वो तिब्बत के लोग कल्चरली और रिचुअली हमसे मैच होते हैं, और इसलिए पूरा का पूरा तिब्बत हमारा है। उस टाइम तिब्बत ने कहा था कि जो बाउंड्री हमारी तुम्हारी साइन हुई थी वो क्या, तो चाइना ने कहा था कि नहीं, वो तो ब्रिटिशर्स ने साइन किया था। एक्चुअली जब जब ब्रिटिशर्स थे, लॉर्ड ऑकलैंड का जमाना था, ऑकलैंड ने चाइनीज को बहुत हराया था, जो चाइनीज लोग उनको हराया था, और पूरे के पूरे तिब्बत पे अपना कंट्रोल रखा था। और उन्होंने चाइनीज से एग्रीमेंट साइन करवा लिया था, लेकिन चाइना बोले कि वो ब्रिटिशर्स ने साइन किया था, और उस टाइम चाइना में भी कोई और गवर्नमेंट थी। आज हम उसको नहीं मानते, आज तिब्बत हमारा पार्ट है, क्योंकि कल्चरली आप भी बुद्धिस्ट हैं, हम भी बुद्धिस्ट हैं, आप भी सेम चीजें मानते हैं, हम भी सेम चीजें मानते हैं, इसलिए आप हमारे हुए, ऐसा चाइना बोलता है। सेम सेम चीज चाइना हांगकांग में भी कर रहा है। अभी आप अगर न्यूज देखे होंगे, नहीं तो आज का द हिंदू न्यूज पर पढ़िएगा, चाइना ने हांगकांग को, जैसे तिब्बत को कब्जा किया है, वैसे हांगकांग को पूरी तरह अपने कब्जे में करने के लिए चाइना ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। वहां पे एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है, एक कानून पास हुआ है कि पूरा हांगकांग हमारे कब्जे में है, और हांगकांग वाले इस बात को नकार रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको थोड़ा सा न्यूज देखते रहिए, वहां पे पता चलेगा। ठीक है, तो जिस तरह चाइना हांगकांग में कर रहा है, जिस तरह चाइना ने तिब्बत को किया, उसी तरह चाइना ये सब में भी करना चाहता है। तो ये चाइना बोलता है पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका ईस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत है, इसलिए इंडिया को चुपचाप दे देना चाहिए अरुणाचल प्रदेश चाइना को। और 1962 की वॉर की बात बताएं, 1962 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पे पूरा कब्जा कर लिया था, और उस टाइम यूएसए, सोवियत यूनियन, बाकी सब कंट्री का इतना प्रेशर पड़ा, इवन यूएसए ने यह तक कहा था कि अगर चाइना अपने स्टेप पीछे नहीं लेता तो यूएस चाइना पे अटैक कर सकता है। तब जाके चाइना ने ये जो अरुणाचल प्रदेश हम देखते हैं ये एरिया छोड़ा था। और यहाँ पे जो ये अक्साई चाइना है, अक्साई चीन, इसके ऊपर जो क्लेम करता है, इसके ऊपर भी आज इशू है। अब बातचीत चल रही है, देखते हैं उसमें कुछ सेटलमेंट होगा तो इसको करंट अफेयर में आप लोग अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आईआर के लेक्चर्स आपको करंट अफेयर से जुड़े चीजें अपडेट करते रहना पड़ेगा। आईआर अगर आप सोचे बुक आप खरीदे और पढ़ लें तो ऐसा होने वाला है नहीं। तो चलिए हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट की बात कर रहे थे। बॉर्डर डिस्प्यूट पे हम लोग बात करते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस की, जो कि हुआ था 1914 में। ठीक, 1914 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस टाइम जो बॉर्डर था 4060 किलोमीटर था, और इसको कहा जाता था साइनो इंडियन बॉर्डर। अगर आपको इंडो चाइना, हाँ यहाँ पे आईआर का और एक क्लियर वर्ड बता दें, मीडिया में ये एक वर्ड यूज हो रहा है इंडो चाइना, बट आप लोग इंडो चाइना गलती से भी मत लिखना। इंडो चाइना का मतलब होता है साउथ ईस्टर्न एशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, उनके जो रिलेशनशिप है चाइना से वो इंडो चाइना, वो इंडो चाइना आते हैं। हमारा रिलेशनशिप आता है साइनो इंडियन रिलेशनशिप। हम लोग चाइना को अपने आईआर के लैंग्वेज में कहते हैं साइनो इंडियन रिलेशनशिप। 4060 किलोमीटर लॉन्ग साइनो इंडियन बॉर्डर हैज बीन द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्री। अब 1914 में शिमला में एक मीटिंग हुई जिसमें ब्रिटिश थे, तिब्बत थे और चाइना था। उसमें उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि तिब्बत तो पहले से अपना एक फ्री नेशन था, क्योंकि लॉर्ड ऑकलैंड 14 के पहले थे। चाइना ने बोला हाँ हाँ सब ठीक है। तिब्बत ने भी बोला हमको भी कोई इशू नहीं है बॉर्डर एग्रीमेंट साइन करने से। तो जो बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ 1914 में शिमला कॉन्फ्रेंस में, वो बिटवीन तिब्बत और इंडिया के बीच में हुआ। भारत और तिब्बत के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, और वह एग्रीमेंट आज मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें मैकमोहन थे जो गवर्नर थे, यहाँ पे है नीचे उनका नाम,
मैकमोहन ने एक बाउंड्री ड्रॉ किया और वो एक पेपर पे थी, मोटी बाउंड्री थी, तो बॉर्डर को लेके इश्यू हो गए। बाद में चाइना 1949 के बाद क्या बोलना चालू किया कि वो तो तिब्बत ने साइन किया था, हमने तो किया नहीं, और तिब्बत हमारा हिस्सा है, हम तिब्बत को नहीं मानते, तिब्बत कोई नेशन नहीं, उसको उसको किसने राइट दिया, ऐसा चाइना ने कहा। तो जब चाइना ने ये कहा तभी से बॉर्डर डिस्प्यूट चालू हो गया। और इंडिया आज भी इसी बात को कहता है कि आप जो मैकमोहन लाइन है उसको बाउंड्री मानिए, जो 1914 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था वो आप उसको बाउंड्री मानिए। इंडिया तिब्बत के बीच में बाउंड्री थी, आपने तिब्बत को कब्जा कर लिया तो वो बाउंड्री आज आपके साथ हमारी हो गई। लेकिन चाइना ने क्या कहता है कि तिब्बत ऑटोनॉमस था, उसको उसको हक किसने दिया, आज तिब्बत हमारे कब्जे में है तो हम जो बोलेंगे वैसा साइन होगा। इसीलिए आप इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे इसमें कब क्या सॉल्व होता है। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा इस पे। ये बॉर्डर डिस्प्यूट रहा। ठीक है, अगला चलते हैं वाटर डिस्प्यूट पे। जो मैंने आप लोगों को थोड़ा टाइम पहले बताया कि वेस्टर्न कमांड, ईस्ट मिडल सेक्टर और यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर, तो एक्चुअली ये वाटर डिस्प्यूट के रिलेटेड है, ये वाटर डिस्प्यूट के रिलेटेड है। लेकिन आप इसमें उस बॉर्डर को देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न साइड वाला है, ये मिडल सेक्टर है और ये ईस्टर्न सेक्टर है। यहाँ पे इसका काम ऐसा है कि ये वाले सेक्टर से बहुत सारी रिवर फ्लो होती हैं, जैसे एक इंडस रिवर, सिंधु नदी आपने सुना रहेगा। सिंधु नदी मानसरोवर लेक जो तिब्बत में आता है वहां से निकलती है, और मानसरोवर लेक से निकलते हुए अपर डायरेक्शन में जाके वहां से यू टर्न लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होते हुए ये पाकिस्तान में पहुंचती है सिंधु नदी। उसके साथ में झेलम, चेनाब, ये सब नदियां भी यहीं से निकलती हैं। तो चाइना आए दिन क्या कोशिश करता है कि इन नदियों का हम ये सब रिवर पे हम डैम बनाएं और इनका जो वाटर फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकें। अब जब वाटर फ्लो कंट्रोल कर लेंगे तो फिर वहां पे इश्यू हो जाएगा कि वहां पे इश्यू हो सकता है कि एक साथ अगर पानी छोड़ दिया तो हमारे तो सारे एरिया बह जाएंगे। यही डर पाकिस्तान को भी लगे रहता है कि इंडिया जब डैम बनाने जाता है यहाँ पे किसी रिवर में, तो फिर चाइना बोलता है अगर वो पानी एक साथ छोड़ दिया तो सब बह जाएगा। और सेम चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं येलो वाली लाइन में, यहाँ से आपको व्यास नदी निकलती है और भी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। तो चाइना यहाँ पे भी डैम बनाने की कोशिश कर रहा है। और खास करके हमारा ये रीजन, ये जो तीस्ता रिवर निकलती है सिक्किम से और हिमाचल से, इसकी तीस्ता की छोटी छोटी धाराएं आती हैं, चाइना इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो ब्लू रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ से सबसे मेन ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, जो कि आपको ये ब्लू वाले में सबसे मेन वाले को यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो कुल मिला के ये आपका वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, और जो मैंने इसके पहले आप लोग को बताया उससे जुड़ी हुई कुछ यहाँ पे बातें हैं, आप देख सकते हैं। ये जो ट्राई जंक्शन पॉइंट था, ट्राई जंक्शन पॉइंट मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे उसका डोकलाम नाम है, डोकलाम का इशू हुआ था, आप लोग को याद ही होगा। और जो 3 डॉट हैं यहाँ पे चाइना डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, ये डॉट, ये और ये 3 डॉट पे। अब हम लोग अपने मेन पॉइंट जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं, इंडिया चाइना वाटर डिस्प्यूट। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चाइना में इसको बोलते हैं, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो। आप एक बात यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, बार बार ऊपर भी पहले भी लिख के आया था, ऐसा क्यों आ रहा है? इंडियन गवर्नमेंट ने तिब्बत को आज भी ऑटोनॉमस मानते हैं। एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, तिब्बत एज अ फ्री नेशन, तिब्बत अपने आप में एक देश है। 62 के वॉर के बाद इंडिया को अपना स्टैंड एक पीछे लेना पड़ा, इंडिया ने उसको दिया टाइटल ऑटोनॉमस नेशन।
वह अपनी मर्जी से काम कर सकता है तिब्बत। तो तिब्बत से यार्लुंग सांगपो एक रिवर है, वो निकलती है। और आप यहाँ पे ये तीन देख रहे हैं, ये तीन 1 2 3, ये 1 2 3 क्या है, डैम है। अब देखिए यहां से निकली तिब्बत, इतना पूरा डिस्टेंस ट्रेवल की, चाइना को यहाँ पे डैम बनाने का याद नहीं आया। चाइना डैम कहाँ पे बना रहा है? चाइना डैम यहाँ पे बना रहा है, एकदम क्लोज टू इंडियन बॉर्डर। और नाम क्या है डैम का? जियक्सियो जांगमू जियाचा। तीन, जियक्सियो जांगमू जियाचा, ये तीन डैम बना रहा है। और यहां से यूटर्न लेके ब्रह्मपुत्र एंटर करती है। अगर अगर इन केस यहां पे अगर चाइना ने, वैसे इंडिया ने इसको प्रोटेस्ट किया है, अगर चाइना ने डैम बना लिया यहाँ पे तो वह वाटर फ्लो को रेसिस्ट कर सकता है। वाटर फ्लो को रेसिस्ट करेगा। आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे, यहां से रिवर ऊपर की दिशा में जाती है। एक तो यहां से पानी नहीं मिलेगा, ऊपर से यहाँ पे वाटर छोड़ेगा, तो जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के एरिया हैं ये पूरे फ्लड में आ सकते हैं। तो ये दिक्कत है। तो इसलिए इंडिया चाइना के बीच में वाटर डिस्प्यूट भी है, लेकिन ये बॉर्डर डिस्प्यूट से बड़ा नहीं है। क्योंकि अगर चाइना ऐसा कुछ कोशिश करता है तो हमको सैटेलाइट और पूरी दुनिया को दिख जाता है सैटेलाइट में कि चाइना ऐसा कुछ कर रहा है, इसलिए वो रोक लग जाती है उस पर। ठीक है, तो इंडिया चाइना के वाटर डिस्प्यूट है। अब अभी तक मैंने आप लोगों को बताया खाली लड़ाई ही लड़ाई, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई चल रही है। लेकिन क्या ऐसा है इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई ही लड़ाई है? अगर ऐसा है तो ये दोनों ऊपर क्या कर रहे हैं, ये दोनों को पहचानते हैं? जो पीछे ये स्लाइड में देखिए, ये दोनों इधर पे ऐसे 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 करके खड़े हैं, एक दूसरे से मुंह उल्टा करके। यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हाथ दिखा रहे हैं, ऊपर से हाय हाय कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। हाँ, ऊपर से वहां पे हाय हाय कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ तो अच्छी बात है ना। मतलब खाली लड़ाई लड़ाई नहीं होती है, उसके नीचे कुछ पिक और देखिए, इनको देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कुछ तो बात हो रही, कुछ तो अच्छी बात है। अब हम लोग चलिए अच्छी बातों पे देखते हैं, इंडिया चाइना में अच्छी बात क्या है। ये हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, तो ये ट्रेवल की थी चाइना में। तो जो भी हमारे कल्चरल चीजें हैं उसमें आपस में शेयरिंग होनी चाहिए। जैसे कि चाइना का मेन रिलीजन है बुद्धिज्म। इंडिया में बुद्धिज्म पैदा हुआ, तो इंडिया में जब बुद्धिज्म पैदा हुआ है, चाइना का मेन रिलीजन है, तो बहुत सारे चाइनीज पिलग्रिम्स इंडिया आते हैं। जब भी मोदी जाते हैं चाइना, या फिर जब चाइना वाले यहाँ पे आते हैं, चाइना के प्रीमियर, तो कुछ तो एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें करके जाते हैं। जैसे कि एक हिस्ट्री में आप देखेंगे ट्रेवलर तो वेन सांग, इत सिंह, फाइयान, ये सब चाइनीज ट्रेवलर थे, इंडिया में आए और इन्होंने इंडिया कल्चर, इंडिया का जो सिस्टम था उस टाइम देखा, पढ़ा और उसके बारे में लिखा। और वेन सांग ने ही अपनी बुक में लिखा है, वेन सांग की बुक थी सी यू की, उसमें उन्होंने बुद्धिज्म को इंडिया में कैसे माना जाता था उस टाइम, उसके बारे में लिखा है। तो कुल मिला के कल्चरली इंडिया और चाइना बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से क्लोज हैं। तो क्यों ना कल्चरल वाली चीजों को बढ़ावा दिया जाए। तो दोनों के बीच में कल्चरल कॉपरेशन है। हमारे यहाँ के लोग उनके यहाँ पे जाते हैं, उनके यहाँ के लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग उनके बारे में सीखते हैं, वो हमारे बारे में सीखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, वो हमारे बारे में पढ़ते हैं। तो कल्चरली ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। दूसरा है काउंटर टेररिज्म। अगर आप कल्चर में ये तो देख लिए रिलीजन वाइज। दूसरा, दोनों भी डेवलपिंग कंट्री हैं, दोनों की पब्लिक के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशंस हैं। और संस्कृत को चाइना में बहुत अच्छी लैंग्वेज माना जाता है। तो ये सब पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन आगे आता है काउंटर टेररिज्म। आप देख रहे हैं ये इंडियन आर्मी मैन है,
और ये चाइनीज आर्मी मैन है। क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर इंडिया और चाइना के बीच में खाली लड़ाई ही लड़ाई होती, क्यों? तो कुल मिला के आतंकवाद को रोका जाए। चाइना का जो एक उइगुर स्टेट है, उइगुर चाइना में, वहां पे भी इस्लामिक टेररिज्म, मुस्लिम आतंकवाद वहां पे, एक्चुअली ये टाइटल वहां पे दिया ही गया है। वैसे टेररिज्म का किसी से रिलेशन नहीं होता है, लेकिन उइगुर की जो गवर्नमेंट है, जो चाइनीज गवर्नमेंट है उइगुर की, उन्होंने उसको नाम दिया है, यहाँ पे इस्लामिक टेररिज्म फैला है। और चाइना में कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, वो तो जब रिसेंट में गवर्नमेंट आई है तब से यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहे, नहीं तो आए दिन कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिलता ही था। तो दोनों कंट्री के बीच में एक ऐसा है कि अगर दोनों कंट्री को एक दूसरे के नेशन में कुछ अगर ऐसी खबर मिलती है, कुछ ऐसी खबर मिलती है कि वहां पे ट्रेड, वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है, या फिर सैटेलाइट से खबर मिलती है, या फिर कहीं डेटा ट्रैक होता है, तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। दोनों के बीच में ट्रीटी है, ठीक है। और इसी को लेकर मिलिट्री एक्सरसाइज भी होते रहती है। इंटरनल सिक्योरिटी, चाइना चाइना ने ये प्रॉमिस किया है कि इंडिया के अंदर जो भी माओवाद, माओइज्म, नक्सलिज्म, इसके लिए वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई नहीं करेगा। और इसके लिए, इसी के लिए हमारे जो होम मिनिस्टर उस टाइम थे राजनाथ सिंह, आज ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, चाइना के होम मिनिस्टर को थैंक यू बोल रहे हैं कि नक्सलिज्म और माओइज्म में आप सपोर्ट मत कीजिए। आप जो नगा नक्सल्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में इतनी इंसर्जेंसी बढ़ रही है, आप वहां पे सपोर्ट मत कीजिए। और इन्होंने इसको, इस बात को खुशी खुशी मान लिया है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड भी दोनों आपस में सहमत हैं। इसके बदले में चाइना भी कुछ चाहता होगा। चाइना ने कहा आप जो फ्री तिब्बत मूवमेंट है उसको सपोर्ट मत कीजिए, आप हांगकांग के बारे में अपना स्टेटमेंट क्लियर रखिए, आप हांगकांग को हमारे नेशन मानिए, आप ताइवान को हमारे नेशन मानिए। हमने बोला हम मानते हैं, उन्होंने बोला हम भी मानते हैं, दोनों आपस में ठीक ठीक है, मतलब म्यूचुअल कॉपरेशन हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए लास्ट वाला स्लाइड, ये हमारे तब साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल मिनिस्टर थे और ये चाइना के हैं, ठीक है। ये सुरेश प्रभु जी हैं, और चाइना के जो भी रहेंगे इनका हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हमें सुरेश प्रभु जी को जानना है। सुरेश प्रभु जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, विज्ञान तकनीकी मंत्री। जब ये चाइना गए थे, इन्होंने एक्चुअली ये बाय प्रोफेशन सीए हैं, सीए में वर्ल्ड ऑल इंडिया रैंक बनाए थे सुरेश प्रभु। तो अपने आप में क्वालिफाइड पर्सन एक मिनिस्टर बना था। तो इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना से किस तरह सपोर्ट मिल सके, इस बारे में इन्होंने ट्रीटी किया। और आप देखेंगे कि आज जो हमारे सामने जो कोविड का चैलेंज है, कोविड के चैलेंज के लिए चाइना पूरी तरह हमको हेल्प कर रहा है। वो अलग बात है, कुछ कुछ डुप्लीकेट मशीनरी, वेंटिलेटर डुप्लीकेट, पीपी किट डुप्लीकेट, ये सब चीजें चाइना ने हमको भेज दिया। लेकिन हमने नीड के टाइम भी, जरूरत के टाइम भी सबसे पहले हाथ कहाँ बढ़ाया? चाइना की तरफ बढ़ाया। हमने चाइना की तरफ हाथ बढ़ाया और चाइना ने उसको सपोर्ट किया। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे चाइनीज लोग हमारे जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हैं, नालंदा में बोध गया यूनिवर्सिटी, और भी जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, वहां पे भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुल मिला के चाइनीज लोग हमारे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो भी हमको जरूरत है चाइना वो फुलफिल कर रहा है, जो चाइना को जरूरत है हम वो फुलफिल कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर हो गया, स्पेस सेक्टर हो गया, हर जगह म्यूचुअल कॉपरेशन है। तो कुल मिला के कॉपरेशन भी है, ठीक है। तो ये आई थिंक लास्ट स्लाइड था, अब खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स को कुछ ये आज का लेक्चर खत्म होता है। और आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप डाउट पूछिए। यस सर, डाउट है बच्चे लोग को? यस यस, कपल ऑफ डाउट्स आर देयर, स्टूडेंट 5 मिनट में पूछे आपसे। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। डाउट्स जो है स्टूडेंट 5 मिनट में पूछ लेंगे आपसे।
तो सर डाउट पूछने को बोलिए, कैसे उनको अनम्यूट कीजिए, कैसे पूछेंगे डाउट? आप पूछ लो उनसे, आप पूछ लो। ये स्टूडेंट्स कोई डाउट? सर वो यारलुंग सैंगपो का जो रिवर था उसका जो बॉर्डर में डैम बनाने वाले थे उसका नाम क्या था? उसका नाम मैंने नीचे लिखा था, एक जियोई जाक्सा और जांगमू, जियो जाक्सा और जांगमू। 1 सेकेंड, मैं फिर से वह पीपीटी चालू कर देता हूं, आप उसको देख लीजिए। ठीक है सर। हाँ, आप वो पीपीटी देख लीजिए। जियो जाक्सा और जांगमू है, तो तीनों का नाम लिख लीजिए, तीनों का ही है। पीपीटी में उसमें वापस से स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है, नाम नोट डाउन कर लीजिए, जियो जाक्सा और जांगमू। ठीक है, और कोई डाउट? यस स्टूडेंट्स, कोई डाउट? या फिर सब करंट अफेयर से जुड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिली, क्लियर है सब? यस सर, आई डोंट थिंक कुछ डाउट हो चैट बॉक्स में पूछ लेते हैं। पहला डाउट होगा एक था कि ये ना वो क्लिक कर दिया ना, वॉइस इज नॉट क्लियर सर। तो बता दिया, दैट्स इट। अच्छा, ये 3 डैम है। ये स्टूडेंट जिसने भी पूछा था नाम, जियाक्सू, जांगमू और जियासा, ठीक है? हाँ सर लिख लिया। हाँ, ये नोट डाउन एक्चुअली सब लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, अच्छा रहेगा। ऐसे ऐसे कीवर्ड अगर आप डालेंगे अपने मेंस के आंसर राइटिंग में ना, मतलब आपको चीजें पता हैं, आपको अच्छे एक तो दिमाग में याद नहीं होता है, लेकिन अगर आप इतना ये डायग्राम बना के दिखा दिए कि इंडिया का इतना वाटर डिस्प्यूट है, खाली 2 या 3 लाइन लिख देंगे और ये डायग्राम है ना, मस्त, आपका आंसर एकदम अच्छा हो जाता है, औरों से हटके हो जाता है। क्योंकि लोग ये डायग्राम नहीं बनाते, देखो प्रवचन तो सब लिखते हैं, मतलब 2-3 बातें सब 2-3 लाइन लिख देते हैं, लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वो मैन करता है। ठीक है, यस ओके सर, तो दैट लेक्चर लोग खत्म करते हैं, ठीक है? एक सेकंड सर, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे। नो सर, हाँ सर, वी विल एंड टू सेशन। हो गया, मतलब डाउट तो सब हो गए स्टूडेंट्स के। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर, यहाँ पे कुछ लोगों ने 10 लोगों ने कुछ किया है। आशा सी ने पूछा, एनी बेसिक क्वेश्चन प्लीज आस्क इन चैट बॉक्स। अच्छा, वो पता नहीं। फिर ACCM, ओके सर, क्वेश्चन सच एज ट्रेड डेफिसिट एंड ऑल इफ यू डोंट नो। यस, ट्रेड डेफिसिट आपको पता है सबको? ट्रेड डेफिसिट एक्चुअली क्या होता है, जितना हम एक्चुअली ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जितना इंपोर्ट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो गैप आता है उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। एक एग्जांपल, अगर आपने 50 रुपए का एक्सपोर्ट किया और आपने 100 रुपए का इंपोर्ट किया किसी कंट्री से, तो आपका ट्रेड डेफिसिट नेगेटिव है -50। लेकिन आपने अगर 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया और बदले में सिर्फ आपने 50 रुपए का सामान मंगाया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ट्रेड डेफिसिट आपका सरप्लस में है, डेफिसिट नहीं, आपका ट्रेड सरप्लस है 50 रुपए का, ठीक है? ये ट्रेड डेफिसिट। और भी किसी को क्वेश्चन? फॉर यारलुंग सांगपो रिवर चाइना वाज गोइंग टू मेक डैम एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया, व्हाट इट्स नेम? सर वो मैंने पूछा था, बता दिया आपने। ओके, आई विल एड्रेस इशू एट द एंड। ओके सर, लास्ट 5 मिनट डाउट सॉल्विंग। यस सर, और कोई डाउट है? यस सर, ओवर हो गया सब कुछ। ओके सर, तो मैं एंड करूं मेरे साइड से यहाँ पे? ओके सर, मैं बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।